दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। अब ज्ञानेश कुमार बच नहीं पाएंगे और इसकी वजह साफ है, क्योंकि इस बार मामला किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है। इस बार सवाल पूरे लोकतंत्र का है। दोस्तों इस बार जो गवाही सामने आ रही है वो किसी विपक्षी नेता की नहीं, किसी यूट्यूबर की नहीं, बल्कि देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त खुद सामने आकर दे रहे हैं। एसवाई कुरैशी और अशोक लवासा जैसे नाम, जिन्होंने अपने कार्यकाल में सत्ता के सबसे ताकतवर मंत्रियों के खिलाफ भी बिना डरे कार्रवाई की है। ऐसे लोग अगर आज कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता खत्म हो चुकी है, तो इसे आप मामूली आरोप समझने की भूल मत कीजिए। दोस्तों ये कोई छोटा विवाद नहीं है, ये सीधे सीधे लोकतंत्र के खिलाफ सबसे गंभीर चेतावनी बन चुका है। क्योंकि चुनाव आयोग सिर्फ एक संस्था नहीं है, ये उस भरोसे का नाम है जिस पर देश का लोकतंत्र टिका हुआ है। और जब वही भरोसा टूटने लगे तो खतरा बहुत आगे तक बढ़ सकता है। अब जरा पूरे मुद्दे पर आइए। हमारे संविधान ने देश के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया है। ये कोई सरकार की मेहरबानी नहीं है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन आज उसी अधिकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो रहा है। दोस्तों वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। एसआईआर के नाम पर लाखों मतदाताओं को संदिग्ध बना दिया गया है। ना उन्हें पूरा समय दिया जा रहा है, ना सही जानकारी दी जा रही है, ना ही सुनवाई का मौका मिल रहा है। आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने सालों से वोट डाला, जिसके पास आधार है, राशन कार्ड है, तमाम दस्तावेज हैं, वही व्यक्ति अचानक संदिग्ध कैसे हो गया, और वो भी सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया के नाम पर। इसीलिए योगेंद्र यादव साफ साफ कह रहे हैं कि ऐसे एसआईआर भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। ये कोई साधारण रिवीजन नहीं है, ये वोटर लिस्ट को अपडेट कराने की प्रक्रिया नहीं है, ये पूरे वोटर लिस्ट को दोबारा लिखने की एक साजिश जैसी दिखाई देती है। दोस्तों रिवीजन और री राइटिंग में फर्क होता है। रिवीजन का मतलब होता है गलतियों को सुधारना, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि पहले सबको शक के घेरे में खड़ा कर दो, फिर कहो कि अब खुद को साबित करो। सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हैं आप? आज सरकार, खासकर बीजेपी की सरकार और चुनाव आयोग के बीच की रेखा धीरे धीरे मिटती जा रही है। वही चुनाव आयोग जो कभी सत्ता से नहीं डरता था, जो सरकारों की आंखों में आंख डालकर फैसला करता था, आज वही आयोग सवालों से बचता हुआ नजर आ रहा है। पहले चुनाव आयोग जवाब देता था, आज चुनाव आयोग चुप्पी साध लेता है। पहले पारदर्शी थी, आज गोपनीयता के नाम पर सब कुछ छुपाया जा रहा है। और दोस्तों इस चुप्पी के बीच कुछ बेहद गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से क्यों हटाया गया? जब पहले एक संवैधानिक संतुलन था तो उसे तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसीलिए कि चयन प्रक्रिया पर अब पूरा नियंत्रण चाहिए था? क्या इसीलिए कि चुनाव आयोग को पूरी तरह सरकार के भरोसे का बना दिया जाए? दूसरा सवाल, 45 दिनों के अंदर सीसीटीवी फुटेज क्यों नष्ट कर दिए गए? जब सब कुछ सही और पारदर्शी है तो सबूत मिटाने की जरूरत क्यों? दोस्तों लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह नहीं होता है, लेकिन आज हालत ऐसा बना दिया गया है कि सवाल पूछने वाले ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। यही वजह है कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों की ये चेतावनी इतनी गंभीर है। ये कोई राजनीतिक बयान नहीं है, ये सिस्टम के अंदर से आई हुई एक चेतावनी है। आज अगर वोटर लिस्ट से नाम काटे जा सकते हैं, कल अगर नागरिकता पर सवाल उठाए जा सकते हैं, तो परसों लोकतंत्र सिर्फ कागजों में रह जाएगा। इसीलिए दोस्तों ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं, ये लड़ाई आपके वोट की है, आपके अधिकार की है और इस देश के लोकतांत्रिक भविष्य की है। अब फैसला देश को करना है, चुप रहना है या सवाल पूछना है। दोस्तों अब ये सवाल और भी गहरे हो चुके हैं। अब बात सिर्फ आरोप की नहीं है, अब बात सीधे जवाबों की है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मशीन रीडेबल पारदर्शी वोटर लिस्ट आखिर जनता को क्यों नहीं दिखाई जा रही है? अगर सब कुछ साफ है, अगर कोई गड़बड़ी नहीं है, तो डर किस बात का है? वोटर लिस्ट आखिर जनता की ही तो होती है। ये कोई गुप्त दस्तावेज नहीं है, ये कोई सरकारी रहस्य नहीं है, फिर इसे छुपाया क्यों जा रहा है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कल दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों लोग इकट्ठा हो गए हैं। ये कोई मामूली भीड़ नहीं है, ये कोई पार्टी की रैली नहीं है, ये उन लोगों की आवाज है जिनका वोट खतरे में है। क्योंकि अब वो समय आ चुका है कि अब ये लड़ाई सरकार बनाम विपक्ष की नहीं रही,
अब ये लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस या किसी और पार्टी की नहीं है। अब ये लड़ाई दो साफ पक्षों में बढ़ चुकी है, एक तरफ वोट चुराने वाले और दूसरी तरफ लोकतंत्र को बचाने वाले। आज बंगाल से लेकर बिहार तक एक ही कहानी सुनाई दे रही है। कहीं नाम काटे जा रहे हैं, कहीं लोगों को संदिग्ध बताया जा रहा है, कहीं कहा जा रहा है कि दस्तावेज पूरे नहीं हैं, और ये सब एसआईआर के नाम पर हो रहा है। दोस्तों आप सोचिए, अगर किसी राज्य में लाखों नाम कटते हैं तो उसका असर किस पर पड़ेगा? सिर्फ चुनाव के नतीजों पर ही नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक भरोसे पर पड़ेगा। लोग कहने लगेंगे कि हमारा वोट मायने ही नहीं रखता। यही वजह है कि आज ममता बनर्जी से लेकर एक आम मतदाता तक सवाल पूछ रहा है, मुख्यमंत्री सवाल पूछ रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता सवाल पूछ रहे हैं, बूथ लेवल पर खड़ा मतदाता सवाल पूछ रहा है, लेकिन समस्या ये है कि जवाब कोई नहीं दे रहा है। दोस्तों जब सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तब आंदोलन खड़े होते हैं। इतिहास इसका गवाह है। कोई भी बड़ा आंदोलन यूं ही नहीं खड़ा हो जाता। आंदोलन तब खड़े होते हैं जब व्यवस्था सुनना बंद कर देती है। आज वही हालात बनते दिख रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं हमारा नाम क्यों काटा गया है, हमें नोटिस क्यों नहीं दिया गया, हमें सुनवाई का मौका क्यों नहीं मिल रहा है, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा है। सन्नाटा ही सन्नाटा है। दोस्तों बहुत खतरनाक बात है ये, क्योंकि जब लोकतंत्र में संवाद खत्म होता है तब टकराव शुरू हो जाता है। कल रामलीला मैदान में जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो किसी पार्टी के झंडे के नीचे नहीं आए हैं, वे अपने वोट के हक के लिए आए हैं। वे ये कहने आए हैं कि हमारा नाम वोटर लिस्ट से काटना इतना आसान नहीं है। ये पहली बार है जब देश के अलग अलग कोने से लोग एक ही सवाल लेकर खड़े हैं, हमारा वोट सुरक्षित है या नहीं। दोस्तों चुनाव आयोग की जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव कराना नहीं है, उसकी जिम्मेदारी ये भरोसा बनाए रखना है कि हर नागरिक का वोट सुरक्षित है। लेकिन आज वही भरोसा डगमगाता हुआ दिख रहा है। जब मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट देने से इनकार कर दिया जाता है, जब सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दिए जाते हैं, जब सवाल पूछने वालों को जवाब नहीं मिलता है तो शक पैदा होना स्वाभाविक है। आज ये आंदोलन सिर्फ एक मैदान तक सीमित नहीं है, ये आंदोलन गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले तक फैल चुका है। लोग अब समझने लगे हैं कि अगर आज चुप रहे तो कल वोट डालने का हक भी छीना जा सकता है। लोकतंत्र कोई एक दिन में खत्म नहीं होता, ये धीरे धीरे कमजोर किया जाता है। पहले वोटर लिस्ट पर हमला होता है, फिर चुनाव प्रक्रिया पर और आखिर में जनता की आवाज पर। इसीलिए ये लड़ाई बेहद अहम है। ये लड़ाई किसी सरकार को गिराने या बनाने की नहीं है, ये लड़ाई ये तय करने की है कि आने वाली पीढ़ियां वोट डाल पाएंगी या नहीं। आज अगर बंगाल में नाम कट रहा है तो कल बिहार में कटेगा और परसों किसी और राज्य में। इसीलिए ये सिर्फ किसी एक राज्य की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। और दोस्तों इतिहास यही बताता है, जब जनता जागती है, जब जनता सवाल पूछती है तो सबसे ताकतवर सत्ता भी जवाब देने को मजबूर होती है। कल रामलीला मैदान से उठी ये आवाज सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगी, ये आवाज हर उस जगह तक पहुंचेगी जहां लोकतंत्र खतरे में है। क्योंकि अब ये साफ हो चुका है, ये लड़ाई सत्ता की नहीं, ये लड़ाई संविधान की है। दोस्तों ऐसे में आज देश की राजधानी से जो आवाज उठी है उसे आप सिर्फ एक रैली समझने की गलती मत करिएगा। ये कोई सामान्य जनसभा नहीं थी, ये एक सीधी सीधी चेतावनी थी। ये चेतावनी उन तमाम संस्थाओं के लिए थी जो अब तक सवालों से बचती रही है, जवाब देने से भागती रही है। साफ शब्दों में कहा गया है, अगर चुनाव आयोग नहीं सुधरा, अगर जनता को जवाब नहीं मिला, अगर पारदर्शिता नहीं हुई तो ये आंदोलन यहीं रुकने वाला नहीं है। क्योंकि इस बार मामला बहुत आगे निकल चुका है। ये अब सिर्फ प्रशासनिक गलती या तकनीकी चूक का मुद्दा नहीं रहा, ये सीधा लोकतंत्र और संविधान से जुड़ा सवाल बन चुका है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब ज्ञानेश कुमार बच नहीं पाएंगे। क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं पूछ रहा, सवाल देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त पूछ रहे हैं, सवाल संविधान के जानकार पूछ रहे हैं, सवाल वो लोग पूछ रहे हैं जिन्होंने कभी सत्ता के दबाव में झुकने से इनकार कर दिया था। अब सबकी निगाहें 16 दिसंबर पर टिकी है। 16 दिसंबर को कोर्ट में अगली सुनवाई होनी है और यह सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन यह साफ हो सकता है कि यह मामला किस दिशा में जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कोर्ट में ऐसे तथ्य सामने आएंगे, क्या ऐसे बयान दर्ज होंगे जो ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें और बढ़ा देंगे?
कहा जा रहा है कि पूर्व चुनाव आयुक्त अगर खुलकर बोले, अगर उन्होंने पर्दे के पीछे की सच्चाई रख दी तो कई बड़े राज सामने आ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो मामला सिर्फ कुर्सी तक सीमित नहीं रहेगा, तब सवाल जवाबदेही का होगा, तब सवाल सजा की भी उठेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई बदले की राजनीति नहीं है, ये किसी व्यक्ति को निशाना बनाने की साजिश नहीं है। ये सवाल है संस्था की विश्वसनीयता का। आज जो लोग पूछ रहे हैं, अगर चुनाव आयोग ही कटघरे में खड़ा हो जाए तो आम नागरिक किस पर भरोसा करेगा? 16 दिसंबर को कोर्ट क्या फैसला लेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या कोर्ट तुरंत सख्त रुख अपनाएगा? क्या पूर्व चुनाव आयुक्त के बयानों को गंभीरता से लिया जाएगा? क्या ज्ञानेश कुमार से उनकी कुर्सी छीनी जाएगी? या फिर कोर्ट ये कहेगा कि अभी और जांच जरूरी है, अभी और वक्त चाहिए? ये भी संभव है कि कोर्ट पूरे मामले की तह तक जाने के लिए समय ले, क्योंकि मामला साधारण नहीं है, ये देश के चुनावी सिस्टम से जुड़ा हुआ है और ऐसे मामलों में कोर्ट अक्सर जल्दबाजी से बचता है। लेकिन एक बात तय है, अब ये मामला दबने वाला नहीं है, अब ये सवाल फाइलों में बंद नहीं होगी, अब ये बहस सिर्फ टीवी स्टूडियो तक सीमित नहीं रहेगी। देश की जनता जाग चुकी है, लोग समझ चुके हैं कि अगर आज वोटर लिस्ट पर सवाल नहीं उठाया तो कल वोट डालने का हक भी हम खो देंगे। आने वाले दिन बेहद अहम हैं, हर कदम पर लोकतंत्र की परीक्षा हो रही है, हर फैसले पर इतिहास की नज़र है। अब सवाल आपसे भी है, आप क्या चाहते हैं? क्या सचमुच ज्ञानेश कुमार को जेल भेजा जाना चाहिए? अगर आरोप साबित होते हैं तो क्या उनसे उनकी कुर्सी छीनी जानी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि कोर्ट को पूरी सच्चाई जानने के लिए और वक्त देना चाहिए? आपकी राय बहुत मायने रखती है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ अदालतों से नहीं चलता, लोकतंत्र जनता की सोच से चलता है। तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं, सख्त कार्रवाई या पूरी जाँच? फिलहाल इतना ही दोस्तों, आगे क्या होगा ये जानने के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।